हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, एक तो सबसे पहले जैसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी बुक आई होप मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सबने परचेज़ कर ली है और अभी जो जेईई है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, साथ में हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी प्रॉब्लम्स की। ठीक है। इसी एम के साथ में मैं ये लेक्चर सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी किस चीज़ को लेकर, लाइव क्लास को लेकर के वो कम्प्लीटली अच्छे से नेटवर्क प्रॉब्लम्स के ड्यू टू लेक्चर्स रिसीव नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेक्चर्स तैयार करूं, यूट्यूब पर डालूं और आप आराम से उसको देखने पाए। इस केस में कोई बफरिंग या इस तरह की लैगिंग नहीं होगी। ठीक है। कोशिश की जा रही है ये कि किसी तरह से हम इम्प्रूव करने पाएँ। ठीक है। अगर इम्प्रूव तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपरली चीज़ों को समझने पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझने पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 6.1, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन की सेकेंड लॉ पर बेस्ड है और मैं यहाँ पर आपको न्यूटन की सेकेंड लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोल्व कैसे करनी है, ठीक है, वो समझाऊंगा। और उसके बाद में आपको होमवर्क मिलेगा कि एक्सरसाइज 6.1 आपको खुद से सोल्व करनी है। ठीक है। जो प्रॉब्लम्स जिनमें डिफ़िकल्टी होगी वो आप मुझे बताएंगे ग्रुप में कि ये प्रॉब्लम्स नहीं होने पाई सर हमसे, या समझ नहीं आई हमें, फिर उनको मैं सोल्व करके और फिर से वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा टाइम, ठीक है, मिनिमम कुछ प्री रिक्वेस्टिक जो है, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करनी किस तरह से है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें हमें यहाँ पर एक तो समझनी होंगी। फर्स्ट, एक हमें ये समझना होगा सबसे पहले न्यूटन की सेकेंड लॉ के बारे में आई होप आप सब जान चुके हैं। न्यूटन की सेकेंड लॉ जो है वो क्या है, एफ नेट एक्सटर्नल, एफ नेट फोर्स लेंगे यहाँ पर, और ये जो नेट फोर्स होगी बच्चों वो एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी, मस्ट बी इक्वल टू dp बाई dt यहाँ पर शो करता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम को, रेट इन चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। ये इक्वेशन है न्यूटन की सेकेंड लॉ की, और इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम इसको करें तो सिंप्लीफाई करने पर व्हाट विल यू गेट, देखिए p जो है यहाँ, p विच इज़ मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए यहाँ पर हम शो करेंगे मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। p के साथ में हमने यहाँ पर p की जगह पर रखा मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मास जो है वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। जब तक आपको ना बताया जाए कि मास वेरिएबल है तब तक आप मास को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमारे लिए मास कांस्टेंट है तो वी कैन टेक मास आउटसाइड। मास आउटसाइड रखा हमने dv बाई dt। ठीक है। यहाँ पर एफ नेट इक्वल्स टू मास एज इट इज़ एंड dv बाई dt इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो ये रिजल्ट हमें मिला यहाँ से न्यूटन की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। यानी कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन बॉडी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स एक्सेलरेशन। एंड रिमेंबर, फोर्स, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन बोथ द क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटीज़। बच्चों ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से दो चीज़ें और समझिए। देखिए, ये जो रिलेशन है एक्चुअल में ये इंस्टेंटेनियस फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी इंस्टेंट पर किसी बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करती है उसके लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो मैं थोड़ा आपको ध्यान रहे तो एफ डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है इससे हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगी, इस रिलेशन से हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगी। एक तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको
बच्चों एवरेज फोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो बुक में मिलेंगी आपको वो एवरेज फोर्स के साथ में रिलेटेड होंगी। सो एवरेज फोर्स अगर आपको फाइंड करनी है एफ एवरेज, सो एफ एवरेज इक्वल्स टू, इसको डी बाई डी टी ना लिखकर हम शो करेंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब जिन बच्चों ने, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि जिन्होंने हमारे इस चैनल पर YouTube पर जो लेक्चर्स रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से, मोशन से रिलेटेड है, वो लेक्चर्स देखे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट एवरेज स्पीड, तो उनको पता है। फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगा, एवरेज फोर्स अगर आपको फाइंड करनी है तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम इंटरवल से डिवाइड करना होगा। डेल्टा जो सिंबल है वो शो करता है फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम हम कब ऑब्जर्व करने पाएंगे? जब हमें कुछ टाइम इंटरवल गिवन होगा। ठीक है, डेल्टा टी यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस तरह से ये टाइम इंटरवल होता है। तो ये एवरेज फोर्स के लिए रिलेशन यूज़ करेंगे आप। और ये जो रिलेशन है जो किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो फोर्स एक्ट करती है, उसके लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो डी पी एक्चुअल में वेरी स्मॉल चेंज है मोमेंटम का, डी टी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी माइन्यूट टाइम इंटरवल। सो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से किसी इंस्टेंट पर आपको जो फोर्स लगेगी वो मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगी एवरेज फोर्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा इम्पल्स का। बच्चों इम्पल्स क्या है? इम्पल्स के लिए हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करते हैं जे। ठीक है, और बेसिकली इम्पल्स कैसे फाइंड किया जाता है? इम्पल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई करना होता है टाइम इंटरवल से। एवरेज फोर्स को अगर आप टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है इम्पल्स, जिसके लिए मैंने सिंबल यूज़ किया है यहाँ पर जे, इम्पल्स। ठीक है, जे जो सिंबल है हमारे लिए वो किसका सिंबल है? इम्पल्स का सिंबल है। किसके इक्वल होगा? एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। एक्चुअल में इम्पल्स कब फाइंड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काफ़ी कम टाइम के लिए एक्ट करती है। जैसे अगर आप किसी नेल को हैमर की हेल्प से बीट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नेल है आपके पास और उसको वॉल के अंदर आप ऊपर से हिट करते हैं, इस तरह हिट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स काफ़ी कम टाइम के लिए लगती है। ऐसे केसेस में हम क्या फाइंड करते हैं? फोर्स का नेट इफेक्ट, कि फोर्स ने नेट इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों टाइम इंटरवल से। तो ये एक मेथड है। यहाँ पर एवरेज फोर्स रखी गई है। ठीक है, रही बात इम्पल्स के लिए यूनिट्स वगैरह की, तो फोर्स के लिए न्यूटन रखेंगे, यहाँ पर टाइम इंटरवल के लिए सेकंड, तो न्यूटन सेकंड उसके लिए यूनिट यूज़ की जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इम्पल्स का सिंबल जे है, उसके ऊपर मैंने एरो लगाई है, तो डेफिनेटली वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। बच्चों सोचिए, अगर आप एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम यहाँ किया जाए, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम हम यहाँ करें तो उसको किसके इक्वल रखा जा सकता है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो एक्चुअल में जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, एंड वी कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात को भी ध्यान रखना आपको। वो वेक्टर है तो इट सिंपली मीन्स उसकी डायरेक्शन है। तो जे की डायरेक्शन किधर होगी? इम्पल्स की डायरेक्शन। जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन के लोग कौन होगा? जे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरी था हमारे लिए। ठीक, अच्छा काफ़ी बार बच्चों ऐसा होता है कि फोर्स कांस्टेंट ना होकर फोर्स वेरिएबल होती है। अब इस केस में तो इम्पल्स फाइंड करने के लिए आपको यहाँ एवरेज फोर्स रखनी होगी। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब आप यहाँ पर मतलब एवरेज वैल्यू फोर्स की यहाँ पर रख सकते हैं। बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वो टाइम पर डिपेंड करती है, उस केस में इम्पल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उस केस में इम्पल्स फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए, इस केस में इम्पल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सो इफ फोर्स इज वेरिएबल, इफ
फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स वेरिएबल होने का मतलब है कि जो फोर्स है एक्चुअल में वो किसका फंक्शन है, टाइम का। मीन्स फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ऐसे केस में अगर हमसे बोला जाए कि इम्पल्स फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए F इक्वल्स टू हमें पता है किसके इक्वल है, dp बाई dt, ठीक है, F इक्वल्स टू dp बाई dt। अब अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, ये टाइम इंटरवल इतना कम लिया जाता है, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल होता है कि इतने से टाइम के लिए हम फोर्स को क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या कंसिडर कर सकते हैं, कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। इतना स्मॉल टाइम ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए 5 सेकंड के लिए मे बी फोर्स वेरिएबल हो, कम या ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन ये टाइम इंटरवल जो dt लिया गया वो एक्चुअल में इतना स्मॉल टाइम है कि इतने से स्मॉल टाइम के अंदर हम इस फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, यानी F कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप इस फोर्स की टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी F मल्टीप्लाइड बाई dt, तो ये जो बनेगा ये बनेगा काफ़ी स्मॉल इम्पल्स। ठीक है, स्मॉल इम्पल्स मिलेगा क्योंकि आप dt टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, dt टाइम के लिए इम्पल्स होगा जिसको आप चाहें तो यहाँ पर dj से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शो किया जा सकता है, इस तरह से शो आप कर सकते हैं उसको। और दूसरा, यहाँ अगर आप ऐसा ना करें, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, F को dt से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये यहाँ पर मेरे पास dp लेफ्ट है तो मैं यहाँ पर dp भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ dp भी यूज़ कर सकते हैं, गलत ये भी नहीं है क्योंकि एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल टोटल इम्पल्स था j, इसी तरह से फोर्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल वो इम्पल्स तो होगा, स्मॉल इम्पल्स होगा, तो dj से शो किया। और अगर आप इसी से करना चाहें, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर है dp, तो ये मैंने dp शो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग इधर भी और इंटीग्रेशन इधर भी करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अब फोर्स इज़ वेरिएबल, फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये फोर्स क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, सो जब t की वैल्यू 0 है लेट, तो मोमेंटम की वैल्यू p इनिशियल रख दी यहाँ पर हमने, और यहाँ पर जब टाइम t हुआ तो मोमेंटम को हमने रख दिया यहाँ पर p फाइनल। बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पहले ये क्लियर नहीं है तो आप यकीन करिए फिज़िक्स जो है आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, तो ज़रूरी है पहले हमें कि ये हम क्लियर करें। तो अगर जिन बच्चों के साथ में है प्रॉब्लम ज़्यादा तो वो मुझे ज़रूर कमेंट या मैसेज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, पहले इनको हम क्लियर करेंगे तब फर्दर हम आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इंटीग्रेटिंग दोनों साइड में, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया कि जब टाइम 0 था तब मोमेंटम है p इनिशियल, और जब टाइम t होगा तो मोमेंटम है p फाइनल। अब बच्चों यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, dp को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, dp को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा p, ठीक है, और लिमिट्स रखेंगे यहाँ p इनिशियल से p फाइनल, वेक्टर 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 इक्वल्स टू, इधर देखिए इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। अब फोर्स टाइम का फंक्शन है तो वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको एज इट इज़ रख देंगे F dt, ठीक है, और लिमिट्स रखेंगे t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग t इक्वल्स टू 0 से t, और ये होगा F dt। यहाँ पर हमें एरो भी लगानी है फोर्स के लिए, तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये हम यूज़ करते हैं इम्पल्स के लिए, कब, जब फोर्स वेरिएबल हो, क्योंकि p फाइनल माइनस p इनिशियल यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम किससे इक्वल रखते हैं, j यानी इम्पल्स के, तो इम्पल्स इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग f dt फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है फोर्स तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली जे को क्या लिखा जा सकता है उस केस में, सो इम्पल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, अगर आप इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, आपको आता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों
हमें यहाँ पर दो चीज़ें और भी समझनी है इसी से रिलेटेड, उसके बाद मैं आपको कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दो चीज़ें और क्या है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए, समझिए इस बात को, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, ये हमें पता है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ क्या है कि कंसेप्ट है अपने आप में वो, अगर मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, अगर मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए और उस ग्राफ की हम स्लोप फाइंड करें, तो स्लोप फाइंड करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगी। फॉर ए ग्राफ बिटवीन प्लॉटेड बिटवीन P एंड T, फॉर ए ग्राफ बिटवीन P एंड T, मोमेंटम और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस, किसी इंस्टेंट पर स्लोप फाइंड करेंगे, सो स्लोप एट एन इंस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ, स्लोप एट एनी इंस्टेंट ऑफ द ग्राफ गिव्स अस फोर्स एट दैट इंस्टेंट, फोर्स एट दैट इंस्टेंट। देखिए है क्या कि जो d बाई डी टी आया हुआ है, d बाई डी टी आया हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ कि अगर मोमेंटम और टाइम के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया तो उस ग्राफ की स्लोप किसी इंस्टेंट पर आपको फोर्स की इंफॉर्मेशन देगी। मैं एग्जांपल दूं इसके लिए आपको, लेट वेलोसिटी है और वेलोसिटी को हमने रखा बच्चों dx बाई डी टी, वेलोसिटी को हमने रखा dx बाई डी टी। ठीक है, ये मैं अपने प्रीवियस काइनेमेटिक्स की इंफॉर्मेशन से रिलेट करके बता रहा हूँ आपको। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू dx बाई डी टी, यानी यहाँ पर x और t के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया गया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ की स्लोप हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगी, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देगी। यानी कि एक तरह से जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हमने x को यहाँ पर t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो ग्राफिकली अगर ग्राफ की बात की जाए, ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली ये जो d बाई डी टी है, ठीक है, डिफरेंशिएट जब आप कर रहे हैं तो वो हमें ग्राफ के अंदर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, हमें स्लोप के बारे में बताएगा। तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो x और t के बीच में ग्राफ होगा तो स्लोप किसके बारे में बताएगी, वेलोसिटी के बारे में। मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप किसके बारे में बताएगी, फोर्स के बारे में बताएगी। ठीक है बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको और भी समझनी चाहिए, वो है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वो कैसे, देखिए dp इक्वल्स टू, इसको शो किया जा सकता है एफ डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे जैसे किया था अभी थोड़ी देर पहले। t इक्वल्स टू 0 पर मोमेंटम को p इनिशियल से शो किया और टाइम t पर मोमेंटम को p फाइनल से शो किया। इसको इंटीग्रेट किया dp को, तो p, और फिर उसके बाद से हमने यहाँ पर लिमिट्स रखी थी p इनिशियल और ये है p फाइनल। और यहाँ की बात करें तो इंटीग्रेट किया एफ डी टी को t इक्वल्स टू 0 से t। बच्चों यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल और इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t एफ डी टी। अब आप एक बात समझिए, p फाइनल माइनस p इनिशियल एक्चुअल में है क्या। सो p फाइनल माइनस p इनिशियल एक्चुअल में j है, विच इज़ नोन एज इम्पल्स। तो मैं यहाँ पर j यूज़ करता हूँ, यानी इम्पल्स का यूज़ हम करते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन यूज़ हुआ है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अगर समझिए अब बात को ध्यान से, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, फोर्स और टाइम के बीच में, तो अगर फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ के अंडर का एरिया आप फाइंड करें, उसके अंडर का एरिया अगर आप फाइंड करें तो आपको किसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इम्पल्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर उसको हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, ये तो ध्यान रखिए, ठीक है, ये नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फॉर ए ग्राफ बिटवीन मोमेंटम टाइम के बीच में ग्राफ है, तो d/dt आया हुआ है यहाँ पर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि p और t की ग्राफ की स्लोप फाइंड करेंगे तो फोर्स मिलेगी। और यहाँ से अगर एरिया अंडर, इसको ध्यान रखिए, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन, किस किस के बीच में ग्राफ है, फोर्स और टाइम, फोर्स एंड टी, एफ टी, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन एफ टी गिव्स, आइदर लिख सकते हैं आप चेंज इन मोमेंटम, या फिर आप यहां से कह सकते हैं और इम्पल्स, ठीक है। तो फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाया आपने, उस ग्राफ के अंडर का एरिया, यहाँ इंटीग्रेशन का ग्राफिकली अगर मीनिंग समझा जाए, ठीक है, ग्राफिकली उसका मीनिंग होता है एरिया फाइंड करना, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना। और d/dt है यहाँ पर, या d/dx से डिफरेंशिएशन है, उसका मीनिंग होता है स्लोप फाइंड करना, ठीक है। सो फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो उसके अंडर का अगर आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो वो हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पर, या तो गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं, या फिर इम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके बाद से मैं आपको जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज में आप जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स किस तरह से हमें अप्रोच करनी है, किस तरह से गिवन होंगी प्रॉब्लम, उनको कैसे हमें अप्रोच करना होगा। देखिए, समझिएगा बच्चों, ये फ्लोर है, ठीक है, ये है फ्लोर, एंड आई होप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बाल है, ठीक है, बाल का मास है m, और ये बाल यहाँ से ग्राउंड से, सॉरी फ्लोर से h हाइट पर है, ठीक है, फ्लोर से h हाइट पर है, और ये बाल किस में है, अभी रेस्ट में है। अच्छा, प्रॉब्लम उन्होंने क्या पूछी है, प्रॉब्लम उन्होंने पूछी इफ़ बाल इज़ ड्रॉप्ड, बाल इज़ ड्रॉप्ड, बाल को आपने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सो आपको फाइंड क्या करना है इस केस में, फाइंड करना है, फाइंड, सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ शो कर देता हूँ, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बाल, change in momentum of ball till it just hits the ground, just reaches the ground, या reaches the floor। मोमेंटम में चेंज फाइंड करेंगे, बाल के मोमेंटम में चेंज फाइंड करना है हमें। सो बाल के मोमेंटम में चेंज फाइंड करना है टिल इट जस्ट रीचेज दी फ्लोर। तो इनिशियल सिचुएशन तो ये है ही, बाल रेस्ट में है, ठीक है, और मोमेंटम हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है टिल इट जस्ट रीचेज दी फ्लोर। तो ये इनिशियल सिचुएशन है अभी आपके सामने, और ये फाइनल है, जस्ट रीचेज दी फ्लोर यहाँ, ठीक है। आपने ड्रॉप कर दिया इस बाल को, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो जैसे ही वो बाल फ्लोर तक रीच होगी, जैसे ही वो बाल फ्लोर तक रीच होगी, सो जस्ट बिफोर रीचिंग टू फ्लोर लेट, इसकी कुछ वेलोसिटी, अभी हिट नहीं किया उसने फ्लोर को, जस्ट पहुंची ही है, जस्ट पहुंची है बस अभी, तो लेट इसकी वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ v से, ठीक है बच्चों। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर लिया हमने v से, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, आसानी से आप सबको समझ में आएगी। चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब p फाइनल और p इनिशियल फाइंड कर लीजिए। सो p इनिशियल की अगर हम बात करें, सो p इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम कैसे फाइंड करना है, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो मास बाल का है m और इनिशियली बाल रेस्ट में है, सो रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है।
सो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ 0। अब पी फाइनल फाइंड करेंगे। सो पी फाइनल इक्वल्स टू बाल का मास मल्टीप्लाइड बाई बाल की वेलोसिटी। क्लियर। सो बाल की वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है हमें। सो वेलोसिटी फाइंड करते हैं पहले, तभी मोमेंटम आने पाएगा। सो वी फाइंड करना है हमें यहाँ, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि ये आपको गिवन मिलेगा या ये सेल्फ अंडरस्टूड होगा कि जब बाल को ड्रॉप किया गया इट इज़ क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। काफ़ी बार मेंशन भी किया जाता है, कई बार नहीं भी मेंशन किया जाता, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। इससे क्या होगा, बाल अगर अर्थ के सरफेस के क्लोज है तो हम इसकी जर्नी में ये यहाँ से यहाँ तक आई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ रेस्ट में थी, ठीक है, तो बाल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले सकते हैं 0, रेस्ट में है। जस्ट बिफोर हिटिंग लेट वेलोसिटी v है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी पूरी जर्नी में। और जिन बच्चों ने काइनेमेटिक स्टडी की है, आई अगेन रिपीट कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो केस होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो केस होता है उसमें हम कौन सी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन जो काइनेमेटिक्स की है वो ईजिली अप्लाई की जा सकती है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v इज़ फाइनल वेलोसिटी v है तो v² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 टू एक्सेलरेशन माइनस g यूज़ करेंगे। c एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये हम काइनेमेटिक्स में सीख चुके हैं। तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी अगर आपने पीछे जो लेक्चर्स हैं, जो काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं देखे, तो डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, सो यू शुड वॉच दैम। क्योंकि सेकंड जो काइनेमेटिक्स थी उसके बाद आती है यूनिट, तो ये एक मानकर चलिए आपके प्री रिक्वेस्टिक है, पहले से आपको पता होना चाहिए था, ये मानकर काम किया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, दिस इज़ फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन किया तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं -h। सो v² इक्वल्स टू 2gh, और ये वैल्यू v² की है और v फाइंड करेंगे आप तो √2gh, ठीक है बच्चों। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर आपको साइन के साथ रखना है, देखिए इस बात को समझिए, अगर यहाँ साइन के साथ रखना है तो v तो आ ही चुका आपके पास, सो मास वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर रखेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कितना है √2gh, बट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप चाहें अगर तो यहाँ -√2gh रख सकते हैं, -√2gh, क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है √2gh। नेगेटिव साइन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। सो अब देखिए पी फाइनल आ चुका, पी इनिशियल, सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू पी फाइनल को रखेंगे। पी फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, ये रही पी फाइनल की वैल्यू माइनस ऑफ m इंटू √2gh, ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, ठीक है बच्चों। सो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से कितना निकल कर आया, उन्होंने पूछा था चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम -m √2gh। और अगर इस चेंज इन मोमेंटम का ओनली मैग्नीट्यूड शो करना है, तो देखिए मैंने दो पैरेलल लाइंस लगाई, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आपको चेंज इन मोमेंटम का शो करना है, यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व अगर आप नहीं कर रहे तो उस केस में इस साइन को छोड़ देंगे। तो ये चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको मिला m मल्टीप्लाइड बाई √2gh। अच्छे से प्रॉब्लम को देखिए, जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आई, डाउट आए, ठीक है, तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम है डायरेक्शन के साथ, नेगेटिव साइन शो करता है कि मोमेंटम में चेंज कौन सी डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इंटरेस्टिंगली अगर आपसे पूछा जाए
यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए। सो मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करेंगे तो साइन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया है, तो ये चेंज आया m√2gh। क्लियर हुआ बच्चों ये। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको फाइंड करनी है एवरेज फोर्स, सेकेंड पार्ट, फाइंड एवरेज फोर्स on ball till it just reaches the floor। एवरेज फोर्स फाइंड कर रहे हैं, एवरेज फोर्स ऑन बॉल टिल इट जस्ट रीचेज द फ्लोर, टिल इट जस्ट रीचेज द फ्लोर। तो इस केस में बॉल पर एवरेज फोर्स फाइंड करनी है। सो फर्स्ट इनको आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए एवरेज फोर्स कैसे फाइंड करनी है, यू नो एवरेज फोर्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, एफ एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा। डायरेक्शन के साथ अगर आपको फोर्स चाहिए तो यहाँ वैल्यू डेल्टा पी की डायरेक्शन के साथ रखनी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। देखिए सो डेल्टा टी इज़ टाइम इंटरवल, डेल्टा टी इज़ टाइम इंटरवल। तो बॉल को यहाँ से, ठीक है, रेस्ट से और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ तक, तो यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स अच्छे से सीखी है वो मे भी जो टाइम इंटरवल है वो डायरेक्ट बता सके, और जिन्होंने नहीं सीखी है वो सोल्व कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको टाइम इंटरवल डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ आपको काइनेमेटिक्स आती है। अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, आपके लिए बनाए हुए। सो डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड ज़रूर करा देता हूँ। कहाँ पर हमने स्टडी किया, एक टावर की हाइट है h, बॉल को यहाँ से h हाइट से ड्रॉप किया तो बॉल ग्राउंड को जस्ट हिट करेगी, तो यहाँ तक आने में बॉल ने कितना टाइम लिया। तो बच्चों टाइम यहाँ पर लगता था √2h/g। आई होप यू रिमेंबर इट। सो ये टाइम होगा, तो हमारे लिए ये टाइम इंटरवल है। यहाँ से बॉल ने इस पॉइंट से और जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर यहाँ तक आई, तो टाइम इंटरवल कितना होगा, √2h/g। तो एवरेज फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड रख लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो जस्ट अभी देखा हमने चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था m × √2gh डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, बॉल को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टाइम इंटरवल ये रहा √2h/g। तो एफ एवरेज अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या लेफ्ट रहेगा, √h था √h, तो वो तो होगा कैंसिल, ठीक है। √2 था वो कैंसिल हुआ, तो m तो एज इट इज़ रहेगा। आप समझिए बात को, न्यूमरेटर में √2h है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में √2h है, कैंसिल। यहाँ √g है और यहाँ 1/√g है, √g इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/√g। तो ये √g न्यूमरेटर में जाएगा, सो m √g इंटू √g, तो √g का स्क्वायर होगा तो g। सो दिस विल बी एवरेज फोर्स ऑन बॉल। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो फोर्स है वो एक्चुअल में है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। mg फोर्स लग रही है उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब बॉल यहाँ से यहाँ तक आई, आपने ड्रॉप किया और वो जस्ट फ्लोर तक आई, तब तक उस पर कौन सी फोर्स लग रही थी, एक ही फोर्स एक्ट कर रही है। अगर एयर फ्रिक्शन को नेगलेक्ट किया जाए तो एक ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, विच इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। और अगर आप डायरेक्शन इन्वॉल्व करते तो यहाँ माइनस साइन आता, तो यहाँ भी माइनस साइन आता, यानी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। हमने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन कहा है। तो बच्चों आगे मैं इसी तरह से आगे प्रॉब्लम्स आपके लिए जो डिफ़िकल्ट होंगी वो प्रॉब्लम्स इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करूँगा। आई होप इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेनली अब हमें एक्सरसाइज 6.1 पर फोकस करना है, उस पूरी एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करना है। जो डाउट्स होंगे वो आप मुझे बताएंगे मेरे नंबर पर, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाऊँगा उसमें जो प्रॉब्लम्स बेस्ड होंगी उस पर, ठीक है।